आज की क्लास में हम आपको रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा कुछ पॉइंट के बारे में बताएंगे जो आप 11th में पढ़ चुके हो। थर्मोडायनिक चैप्टर में आप पढ़ते हो वर्क डन के बारे में। आप पढ़ते हो वर्क डन क्या होता है। तो वहाँ पर आपको वर्क डन दो टाइप से पढ़ाया जाता है। एक पढ़ाया जाता है मैकेनिकल वर्क डन, जिसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम चेंज, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। देखो, जो प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क डन होता है उसमें होता है वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है। बट जो नॉन मैकेनिकल वर्क डन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक वर्क डन बोलते हैं, उसमें कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो आप ये कह सकते हो जो मैकेनिकल वर्क डन है उसमें एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है। बट नॉन मैकेनिकल वर्क डन में क्या होता है, कोई भी एक्सपेंशन या नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वर्क डन, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कोई मैकेनिकल वर्क डन के बारे में नहीं पढ़ना। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है इसको बोलते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क डन। मतलब यहाँ पर कोई भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन। जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो इक्वल होता है ईएमएफ। अब सबने ईएमएफ के बारे में पढ़ ही लिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इनटू में होता है चार्ज फ्लो थ्रू द वायर। चार्ज फ्लो इन वायर। वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। देखो, आपके पास कोई भी वायर है, आपके पास वायर है। अब वायर है तो जनरली मेटल की होगी, मेटल होगा उसमें। अब मेटल होगा तो वो उसका ईएमएफ भी होगा, उसका पोटेंशियल भी होगा। और इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जितना इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके पोटेंशियल से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाता है। फिर से बता रहा हूँ मैं कि हम इलेक्ट्रिक वर्क डन कैसे निकालेंगे। कोई भी वायर का, या हमें जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक वर्क डन निकालना है उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस चार्ज को उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना होगा। अब देखो, मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं होगी, इसको तो हम क्या लिखते हैं, ई सेल। ऐसे निकाल ले किसी भी सेल का निकालने के लिए। इनटो में चार्ज फ्लो इन वायर, और आपको पता है भाई चार्ज को हम क्या किस रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और आपको ये भी पता है इस चैप्टर में जब पढ़ रहे हैं हम चार्ज को, जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफ गुलाम। आपको पता नहीं चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो क्यों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, भाई यहाँ पर हमने एफ क्यों लिया। भाई आपको पता है ना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के कारण तो करंट पास होता है। भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे उनके ऊपर चार्ज भी होता है, उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो आपको पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एफ। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1F होता है। तो आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे NF से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, N से, क्योंकि N का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज पास। भाई हम ये कोई फिक्स थोड़ी पता अभी से कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, इतने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। अभी तो हम एक जनरल वे से डिस्कस कर रहे हैं इसी बेस पे। तो मैं फिर से बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल को उसमें उस वायर में कितना करंट पास हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाता है। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क डन के बारे में पता चल गया कि हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आई वो वैल्यू आई NFE। ये हमारे पास क्या आया, वैल्यू आ गई NFE की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है, बट वहीं पर आपको ये भी बताया गया था थर्मोडायनिक चैप्टर में कि भाई जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है, जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है वो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वल होता है, नेगेटिव की।
जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क होता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, वो इक्वल होता है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस केस में आपको ये बताया जाता है कि जितनी ज़्यादा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ही वहाँ पर एक मैक्सिमम वर्क डन होता है। वहाँ पर बताया जाता है आपको जितनी ज़्यादा हमारे डेल्टा जी की जो गिब्स फ्री एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी वहाँ पर स्पॉन्टेनियस वर्क होगा और एक मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है। देखो गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने बताना चाहिए था स्टार्टिंग में। गिब्स एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसमें कितना मैक्सिमम वर्क डन हो सकता है। मतलब कोई सिस्टम है वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी को एक मैक्सिमम यूजफुल वर्क में यूज़ करे। मान लो कि सिस्टम है हमारे पास, उसके पास 100 किलो जूल एनर्जी है, तो वो सिस्टम करेगा कि उसके पास जो 100 किलो जूल एनर्जी है उसको मैक्सिमम यूज़ करे एक यूजफुल वर्क में, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और याद रखना जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा जी की उतनी वहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिया जाता है। तो जहाँ पर डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू होती है वहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होने से वहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है। और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होने पर क्या हो जाता है? वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, वहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं होती, वहाँ पर वर्किंग क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो अब आपको पता चल गया, तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? -NFE ये आ जाएगी। एक ही बात है, इस माइनस को इधर लिखो या इधर। यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने यहाँ पर, तो ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लिखूँ, तो जब इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी, जैसे नस्ट इक्वेशन लिखते थे, माइनस ये आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू पुटअप करेंगे इसकी। यहाँ पर मैं आपको बता देते हैं, यहाँ पर ई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ई की वैल्यू आपको पता है ना क्या सोल्व की थी हमने? अभी पीछे आपको बताया था ई नोट की, ई सेल की वैल्यू पुटअप की थी। ई सेल की क्या करती? वैल्यू पुटअप की थी। मैं आपको बता दूंगा, एक बार लिख देता हूँ तो उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। 2.303 RT log KC। यहाँ पर क्या लिखूंगा? केसी बाद में बताऊंगा आपको कब लिखेंगे केसी। यहाँ पर क्या का मतलब होता है? रिएक्शन कोइंटेंट। और इसका मतलब होता है हम इसमें जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन है वो कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको देखो यहाँ पर ई की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, तब मेरे पास ये आया है। ध्यान रखना, ये मेरे पास, आप सोचो कब आई ये वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर ई की वैल्यू पुटअप की है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने पीछे सोल्व किया था ना, देखो ये यहाँ से ई की वैल्यू निकाली थी ना मैंने, यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखो ई की वैल्यू निकाली है तो जीरो हो गया था, और ये वैल्यू थी log KC। मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या कर दिया? क्यू। देखो KC वैल्यू तभी कैलकुलेट की जाती है जब वो इक्विलिब्रियम में हो, और क्यू है ये कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन के बीच में, ये हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन के बीच में। और K है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तभी कैलकुलेट की जाता है जब आपके पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम में हो, वो सेल क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। ये तब कैलकुलेट किया जाता है इक्विलिब्रियम के अलावा। इसको आप इक्विलिब्रियम के अलावा कभी भी कैलकुलेट कर लो एक सेल में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। वैल्यू पुटअप करोगे, अब आप सोचोगे ये वैल्यू कहाँ से आ गई, तो आपको मैं बता देता हूँ फिर से। भाई आपको पता नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं इधर? इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.303 RT। तो देखो मैं इसको, इस वाली वैल्यू को ये भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी मेरे पास सोलो के, ये वैल्यू ये एच टी यहाँ पर आ जाएगी, और मैं यहाँ पर क्यू सी लिख दूंगा या क्यू लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करूँगा, तो यहाँ पर एन एफ से एन एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँ -NF, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करूँगा 2.303 अपॉन में NF, और ये भी माइनस में रहेगा क्यों? वहाँ से माइनस में, और यहाँ पर आएगा RT, और ये आ जाएगा log KC, या यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा? क्या लिख दूंगा। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, KC तब कैलकुलेट किया जाता है जब वो इक्विलिब्रियम में हो, और क्यू हम किसी भी सेल का बीच में या स्टार्टिंग में या लास्ट में कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। ये कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जब आपने 11th में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक में, तब आया था आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं हम। तो ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी। जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस केस में क्या होगा? KC की इक्वल,
उस केस में क्या होगा, क्या इज इक्वल टू होगा के सी के। और जो हमारा डेल्टा जी होता है, ये वाला डेल्टा जी इक्विलिब्रियम में, मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब सेल वर्क ही नहीं कर रहा, वहाँ पर कोई भी सेल वर्क नहीं करेगा। बट जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है वो जीरो नहीं होता, जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है वो जीरो नहीं होता, ये पॉइंट नोट करना। क्लियर। डेल्टा जी नोट कब जीरो होता है, जब के सी की वैल्यू 1 हो जाती है। डेल्टा जीरो नोट ये कब होगा जीरो, जब हमारा यहाँ पर के सी 1 हो जाता है तभी जीरो होगा, ये याद रखना। तो जब मैं इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप करूँगा तो मेरे पास ये भी जीरो आ जाएगी, ये जीरो हो नहीं सकती, तो ये आ जाएगा 2.303 आर टी लॉग के सी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये वैल्यू आ गई। तब मैं इसका एक रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है आर टी और लॉग के सी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और रिलेशनशिप बन के आ जाता है, कौन सा, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये देखो यहाँ पर नोट वैल्यू लिख रही है, स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्टैंडर्ड स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है।